हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और जैसा कि पता है कि हम आपके लिए सीटेट के सीरीज लेकर आए हैं, सीटेट की क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं और साथ में आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए जो क्लास लेकर आ गए हैं, आपकी संस्कृत की क्लास आपको मिल गई होगी, अपलोड हो गई है। संस्कृत की क्लास के बाद आज आपकी क्लास है हमें इंग्लिश। ठीक है, तो पहले तो मैं सबका थैंक यू बोलूंगी कि जिसने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, आपने हमें बताया, बहुत लोग ने हमें मोटिवेट भी किया। और मरियम मरियम ने मुझे बताया कि मैम अगर आप ऐसे ही क्लासेस करती रहेंगी तो आपके चैनल एक दिन बहुत तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपने ये अच्छे वर्ड्स बोले, पॉजिटिव वर्ड्स बोले, मुझे अच्छा लगा। और साथ में ही मुझे आपका सपोर्ट भी मिलता रहे अगर, तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, हम आपके लिए अभी सीटेट की क्लासेस चल रही हैं। सीटेट का अभी तो हम पूरी तैयारी, पूरा हमारा जो फोकस है, टारगेट है, वो सीटेट का 31 जनवरी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो हमारा यूपी टेट आने वाला है। यूपी टेट का आपको पता है कि आपका पेपर होने वाला है। यूपी टेट का एग्जाम जो फॉर्म आने वाले हैं फरवरी मार्च में, मोस्ट प्रोबेबली उसके फॉर्म आ जाएंगे। और फॉर्म आने के बाद आपको पता है कि तैयारी कितनी तेजी से होती है। एग्जाम से पहले जब फॉर्म आ जाएगा मैं उसका वेट नहीं करूंगी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी तैयारी पहले से कर लें ताकि फॉर्म आ जाए तो आपका फिर अच्छे से स्टडी होने लगे, रिवीजन होने लगे। ठीक है, तो आज आपको हम जो लास्ट क्लास आपकी इंग्लिश की हुई थी, जिसमें हमने आपको बताया था, डिस्कस किया था लास्ट क्लास, सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया था। सिलेबस के बाद मैंने स्टार्ट किया है इंग्लिश में पैडागोजी। ठीक है, पैडागोजी के 15 मार्क्स होते हैं, आपको मैंने बताया था। और उसमें मैंने पहले लैंग्वेज से स्टार्ट किया। लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लैंग्वेज की, लैंग्वेज क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया था। साथ में हमने फिर अलग अलग लोगों ने क्या बोला है लैंग्वेज के बारे में, वो डेफिनेशन डिस्कस की हमने। उसके बाद हम जो अपना प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज हम कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग कर रहे थे। मैंने आपको उसमें बताया था कि प्रिंसिपल्स आपके 15 हैं। ठीक है, 15 प्रिंसिपल हैं और लास्ट क्लास में हमने 5 डिस्कस किए थे। और आज हम अपने जो रेस्ट हमारे 10 प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होंगी। और मैटर देखिए आपके लिए बड़ा ही सर्च करके, बड़ा ही खोजबीन करके मैं लाती हूँ ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, मुझसे मिस ना हो जाए, जो कि मैं आपको ना बताऊं और आपसे एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए मैं बड़ा ही सर्च करके आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी इस मेहनत को समझें। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई फीस पेड यहाँ पे चार्जेस नहीं है, नथिंग। आपको बस जो क्लासेस हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। जो आपका गुरु दक्षिणा है आपके, मुझे अगर आपको दे रहे हैं मुझे, तो बस मुझे आपका सपोर्ट, मोटिवेशन और ये चाहिए कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो उनसे शेयर करें। ठीक है, चैनल पे आप नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। क्योंकि देखिए तैयारी आपका पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, बट कोई आपको किस तरह पढ़ा रहा है, कोई मैंने यहाँ पे फुलफिलमेंट के लिए, खाना पूर्ति के लिए आपकी क्लासेस नहीं चलाई हैं। जो भी आपका मैटर है बहुत ही सॉलिड है। मतलब मैं आपके लिए वो मैटर लेके आ रही हूँ कि अगर मुझे खुद एग्जाम देना होगा तो मैं इन चीज़ों का बेस्ट आपके लिए करूँगी। ठीक है, तो ये मैं अपने आप को समझ के आपके लिए चीज़ें लेके आ रही हूँ, तो आप उसको प्लीज़ समझें, मेरी मेहनत को थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप इतने समझदार हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे शेयर भी करेंगे और बाकी लोग से, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबसे डिस्कस भी करेंगे। साथ ही में आपको फुल वीडियो वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज टीचिंग देखिए, ये करने के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, साथ में आपको एक बात और बता दूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि संडे को हमने अपनी एक लाइव क्लास करी थी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए थे और आते भी हैं। ठीक है, तो संडे वार्ता में ज़रूर आइए, मुझसे मिलिए, संडे फंडे चर्चा में ज़रूर मिलिए, ताकि आपको भी पता चले। आपके जो फीडबैक है वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में, जैसा आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि आपके सजेशंस क्या हैं, वो आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मुझ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, वो लाइव क्लास है।
ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आपने जो है शेयर कर दिया होगा, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी स्टडी को। ठीक है, तो मैंने 5 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे। उन 5 पॉइंट्स को एक बार मैं फिर आपके सामने बोल दूं, रिवाइज कर दूं, फिर मैं बताती हूँ। पहले हमने किया प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या है, पहले प्रिंसिपल। सेकेंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो किया था वो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन किया था। उसके बाद जो हमने किया प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच किया। उसके बाद हमने किया प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। आज हम आपके लिए जो 6th है आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये हम आपके लिए 6 पॉइंट लेकर आए हैं। आज हम इन सारे पॉइंट्स को खत्म करके फिर नेक्स्ट अपना पॉइंट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो आपका एक होता है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। क्या मतलब है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग? नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जब हम कोई चीज को लर्न करते हैं, ठीक है, हमारा सीक्वेंस क्या होता है। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग में ये एक रूल है। ठीक है, यही है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। किसी चीज को आप लर्न कर रहे हैं तो उसका जो आपका ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है, आप क्या करते हैं। पहले आपको सपोज दैट मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपको सब्जी बनानी है तो आपको क्या उसका होता है। पहले आप सब्जी लेते हैं, उसको धुलते हैं, उसको कट करते हैं ना, कट करने के बाद आप मसाले वगैरह जो भी स्पाइसेस होते हैं वो रेडी करते हैं। ऐसा थोड़ी करते कि पहले स्पाइसेस रेडी कर दिए, फिर काट दिया, फिर हमने उसको पहले सब्जी को मिक्स कर लिया सब कुछ, फिर हम धुलते, ऐसा नहीं ना। एक प्रॉपर उसका जो है सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है। उसी तरह से जो प्रिंसिपल है ये भी देखते हैं क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 जो है मैंने जो LSRW है, ये L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग, ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर 4 बेसिक स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ये देखिए 4 बेसिक स्किल्स है लैंग्वेज की। ठीक है, 4 बेसिक स्किल्स है लैंग्वेज की, साथ ही में ये नेचुरल ऑर्डर है लर्निंग का। दीज स्किल्स शुड बी टॉट इन देयर नेचुरल ऑर्डर। और जब आपको हम स्टडी कराते हैं या कोई भी टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो उसे क्या करना चाहिए, इन स्किल्स को बढ़ाना चाहिए नेचुरल ऑर्डर में, जो कि ऑर्डर है दैट इज LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, क्यों करना चाहिए, वाई, हर क्वेश्चन का आता है वाई। बिकॉज अ चाइल्ड फर्स्ट लिसन, आप सबसे पहले क्या करते हैं, सुनते हैं ना। जब आप छोटे होते, बच्चा देखिए आप छोटा होता है, उसे नहीं पढ़ना आता, वो क्या करता है, सबसे पहले सुनता है, सुनना जानता है। उसके बाद क्या करता है, फर्स्ट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहले बच्चा सुनना शुरू करता है, देन स्पीक्स। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होता है, पहले वो सुनता रहता है, उसके आसपास में क्या हो रहा है सुनता रहता है, फिर वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है ना, थोड़ा बड़ा होता है तो बोलना शुरू करता है। एंड देन स्टार्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग, फिर वो पढ़ना शुरू करता है, फिर वो लिखना शुरू करता है। ठीक है, फिर वो रीडिंग शुरू करता है और फिर राइटिंग। पहले वो पढ़ना सीखेगा किसी चीज को, फिर वो लिखना सीखेगा आखिरी में। ओके, तो ये है आपका नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। अब मैं आपको बता दूं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं प्रिंसिपल में से, अगर आपके 15 प्रिंसिपल में से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो वो बनता है इससे। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप भूलेंगे नहीं। और हाँ देखिए, आपसे एग्जाम्स में ये भी पूछ सकता है विच इज द करेक्ट नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। तो आपका LSRW दे दिया है, हो सकता है ये आगे पीछे कर ले, LWRS कुछ भी कर सकता है, इसलिए LSRW ओके, LSRW। ओके, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका जो है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच।
ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आएगा प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। तो इसमें ये आएगा कि जैसे आप कोई भी टीचिंग कराते हैं, बच्चों को कुछ आप स्टडी करा रहे हैं, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कराएंगे। ठीक है, जैसे सिचुएशन आपकी कोई हुई कि इट इज अ नेचुरल वे ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज। ओके, ये बहुत एक नेचुरल वे है कि सिचुएशन, जैसे सिचुएशन होती है नेचुरल होती है, आप सिचुएशन कभी कभी क्रिएट करते हैं बट सिचुएशन अपने आप बनती भी है। तो आपको ये नेचुरल वे होता है सीखने का। सेकेंड, मीनिंगफुल सिचुएशन, बहुत ही मीनिंगफुल होती है, बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसका आपको करेक्ट, टीचर्स को जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत ही करेक्ट यूज करना चाहिए। कैसे सिचुएशन है उसको आपके ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, इतना आपका आईक्यू होना चाहिए, इतनी आपके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि कौन सी सिचुएशन क्रिएट है तो आपको उसको बच्चों के लिए कैसे यूज करना है। ओके, नेक्स्ट, अ सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, पिक्चर, गेस्चर एंड एक्शंस। जैसा मैंने आपको बताया कि सिचुएशन क्रिएट भी की जाती है। अब मूवीज आप देखते हैं, ठीक है, अब आप सपोज दैट आप हॉरर मूवी देखने गए, हॉरर मूवी आप देखने गए हॉल में, ठीक है, सिनेमा हॉल में आप हॉरर मूवी, तो क्या आपके सामने एक होस्ट होता है, क्या आपके सामने कुछ भी होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैंने देखा है, जब लोग मतलब सिनेमा हॉल से आप देखिए बाहर निकल के आते हैं तो सब अपने आप को हीरो ही बनता है कि मैं तो हीरो, कुछ दिन तक उसी मतलब उसी रोल में ही रहते हैं। तो क्या होता है, वहां एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है और आप लोग मतलब या कोई भी जब जाता है उसे देखता है तो वो अपने आप को वैसा ही फील करने लगता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कि बच्चों में भी आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए कि सपोज दैट आपने बच्चे को कैरेक्टर दिया कोई प्ले करने का, आपने उसको, हम उसको स्टेज पे बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कि आपको ऐसा, या फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करवाते हैं। उससे क्या होता है, हम उसको सिचुएशन में डालते हैं। ऐसा आजकल बहुत ज्यादा होता है कि हम बच्चे को कहते हैं सपोज दैट यू आर अ सिंगर, हाउ विल यू एक्ट, यू आर एन एक्टर, हाउ विल यू एक्ट। तो ये सारी चीजें होती है कि आपको सिचुएशन बनानी होती है या क्रिएट करनी होती है। आप क्या करते हैं, पिक्चर से हेल्प से करते हैं। आपने कोई एनवायरनमेंट, आपको नेचुरल एक गार्डन का एनवायरनमेंट, इस आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में आपको गार्डन, आप यहाँ पे फ्लावर्स लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, है ना, तो आप क्या करेंगे, उसको गार्डन का एक एग्जाम्पल, वहां पे ऐसा लगेगा कि आप गार्डन में हैं। तो ये सब क्रिएशन किया जाता है। तो आप क्रिएशन किससे किससे करेंगे, पिक्चर से करेंगे, आपका गेस्चर से करेंगे, एक्शन से करेंगे। आप अगर एक्टर हैं तो आप एक्टर, अगर आपने जो है एक्टिंग की है किसी की, सपोज दैट आपने डेफ की है तो आप वैसा बिहेव करेंगे। आपने एक, जैसा आपको सिचुएशन मिलेगी, जैसा आपको रोल प्ले करना है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल बताया मूवीज का, और या फिर आप जो टीवीज में देखते हैं वो सब भी सेट ही होते हैं। तो सिचुएशन क्रिएट करेंगे आप बच्चों के लिए, ठीक है, ताकि उनको एक अच्छे से आप नॉलेज दे पाए, आप टीचिंग उनकी अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो ये आपका 7th था, प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। मीन्स आप सिचुएशन के थ्रू आप बच्चों पर कैसा आप प्रभाव डालते हैं, कैसा इम्पैक्ट आप डालते हैं, ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। मदर टंग जिसे हम कहते हैं मातृभाषा, है ना, आपकी मातृभाषा, मदर टंग होती है आपकी, ऐसा नहीं कि मम्मी की जीभ, ऐसा नहीं, मातृभाषा मतलब मदर टंग, मातृभाषा जो आपकी आपकी टंग पे बहुत इजीली आपकी होती है। आपको कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपको नहीं आती, अगर आप सीखते हैं तो आपसे रॉन्ग होती है। जैसे संस्कृत आप बोलेंगे, आपको संस्कृत नहीं आती तो आपसे मिस्टेक्स होंगी, बट अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है, आपकी मदर टंग है, आप अपनी मदर टंग बोलेंगे तो आप उसमें फ्लुएंटली बोलेंगे। देखिए घर में आप बाहर कैसे भी मतलब बोलिए, बट बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अपने घर में अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं ना, लैंग्वेज अपनी यूज करते हैं मदर टंग की, तो वही होती है आपकी मदर टंग, है ना। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग अकॉर्डिंग टू पी गुरे। जो पी गुरे हैं इनके अकॉर्डिंग, अब देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या है, द टीचिंग ऑफ मदर टंग एंड टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज कैन सपोर्ट एंड असिस्ट ईच अदर। ये कह रहे हैं कि आपकी जो टीचिंग है मदर टंग की, अगर आप बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ा रहे हैं, मातृभाषा में पढ़ा रहे हैं, ऑफ एंड टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, और कोई फॉरेन लैंग्वेज है ना, विदेशी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, कैन सपोर्ट एंड असिस्ट ईच अदर। अगर आप अपनी मदर टंग बोलिए, सपोज दैट आप इंडिया के हैं,
मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो मेरी मदर हैं, आपने रंगून सुना होगा, है ना, बर्मा सुना होगा, तो वहाँ की हैं तो वो क्या होता है कि उनको यहाँ की तो लैंग्वेज आती ही है, साथ में उनको वहाँ की भी लैंग्वेज आती है, ठीक है। बर्मीज लैंग्वेज वहाँ बोलते हैं, तो वो उनकी भी लैंग्वेज जानती हैं। तो वो क्या होता है कि वो हिंदी भी जानती है बर्मीज लैंग्वेज में, जहाँ कभी उनको कोड वर्ड में बात करनी होती है वो उसमें कर लेती। तो क्या हो गया इससे उनके लिए, तो मदर टंग और फॉरेन लैंग्वेज दोनों का एक मिक्सचर हो गया। इसी तरह से जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम उनकी जो मदर टंग होती है, अगर कोई बच्चा आपका इंग्लिश मीडियम लाइक, अभी आप एग्जांपल ये देख लीजिए कि मैं आपसे इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट में इंग्लिश टीच कर रही हूँ, बट जब मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं आपको हिंदी, तो मिस हिंदी की अपनी हम मदर टंग यूज कर रहे हैं, बट साथ में ही हम इंग्लिश का भी यूज कर रहे हैं। उसी तरह से फॉरेन लैंग्वेज का भी, दूसरी लैंग्वेज का भी यूज करके हम एक दूसरे की हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही सेम थिंग हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को भी हम उनकी मदर टंग में अगर पढ़ाएं, साथ में दूसरी लैंग्वेज को मिक्स कर दें, तो उनके लिए वो और ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, उनको पढ़ने में, सीखने में और आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लर्नर्स बिकम रिलेक्टेंट एंड अनमोटिवेटेड व्हेन मदर टंग इज नॉट यूज्ड इन द क्लास। सपोज दैट अभी मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश फुल एक्सप्लेन करने लगूं, ठीक है। मैं आपको, आधे लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे, देखेंगे नहीं, एक सेकंड में वीडियो देखेंगे, अरे ये तो फुल इंग्लिश, बंद करो, ऐसी जगह पे जाओ जहां पे फुल इंग्लिश को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हो। तो क्या होता है कि जो सीखने वाला होता है वो रिलक्टेंट और अनमोटिवेटेड, वो अच्छा नहीं फील करता है, सहज नहीं महसूस करेगा वो, मतलब उसको लगेगा कि मतलब वो कंफर्टेबल ही नहीं हो पाएगा, और अनमोटिवेटेड, डीमोटिवेट भी होगा कि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको ऐसा कभी एक टाइम के बाद लगेगा कि अरे मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो बच्चों को भी लगता है कि जब उनको न्यू बेबीज हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आपकी क्लास में जा रहे हैं, आप उनसे उनकी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अनमोटिवेटेड एंड रिलक्टेंट फील करेंगे क्लास में, ठीक है। इसका एक पॉइंट और है, वो मुझे लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट और है जो मैं एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उस पे चलते हैं। ठीक है, अब तो हम उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे क्या है। ऑन द होल यूज ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। और कह रहा है कि अगर मैंने आपको बताया कि आप मदर टंग के साथ साथ अगर फॉरेन लैंग्वेज भी यूज करते हैं तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है, बट यहाँ पे कह रहा है द होल यूज ऑफ, बट अगर आप फुल मदर टंग का ही यूज करने लगेंगे तो जो आपका फॉरेन लैंग्वेज है वो आप नहीं सीख पाएंगे, द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो वो एक्विजिशन मीन्स वो उसको एक तरह से पूरा क्या कवर अप कर लेगी, मतलब अगर आप, सीधी सी बात है, अगर आप एक ही चीज को सीखते रहेंगे तो फॉरेन लैंग्वेज आप कैसे सीखेंगे। अगर आप फुल यूज करने लगेंगे तो आप, ये भी नहीं है कि अगर मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर लूँगी हिंदी में ही और इंग्लिश में नहीं यूज करूंगी तो फिर तो आप इंग्लिश ही नहीं सीख पाएंगे ना। तो इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू यूज मदर लैंग्वेज, मदर टंग एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, 9 पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल अप्रोच। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये जो आपका पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस, इससे आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, बन चुका है। प्रीवियस ईयर में आपका इंडिविजुअल डिफरेंस से क्वेश्चन बन चुका है और ये क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। नेक्स्ट फिर से एग्जाम्स में भी फिर पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल अप्रोच। ओके, इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी ड्यू टू सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इट मीन्स आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मैं डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ, थर्ड पर्सन डिफरेंट बैकग्राउंड से। सपोज दैट कि मेरा छोटे से ही, बचपन से ही मैं लखनऊ में रह रही हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ तो मैं लखनऊ में रह रही हूँ। मे बी मेरा कोई ऐसा फ्रेंड हो जो कि 2 साल से लखनऊ में रह रहा हो, तो उसकी अपब्रिंगिंग, मेरी अपब्रिंगिंग, उसका स्टडी मेथड, मेरा स्टडी मेथड, उसके घर का रहन सहन, मेरे घर का लाइफस्टाइल, बोथ हैव डिफरेंट,
ठीक है, उसका अपना अलग है तरीका, डिफरेंट स्टाइल है, मेरी अपनी डिफरेंट स्टाइल है। तो हर जो इफ यू विल गो इन क्लास, अगर आप क्लास में जाते हो एज अ टीचर, तो आपको वहां पे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट हाउसेस से डिफरेंट स्टूडेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वहीं पे जो इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है, मीन सबके बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, कैन बी सोशल भी हो सकता है, कल्चरल, संस्कृति भी सबकी अलग होती है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख, ईसाई, सबके अपने अलग फेस्टिवल्स हैं, और इकोनॉमिक एक्सपेक्ट मीन्स कोई बहुत रिच फैमिली का है, कोई पुअर फैमिली का होता है। तो एक क्लास में आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी का अपना अलग डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टैक्स स्ट्रेटजीज एंड मल्टीपल अप्रोच टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। अब क्या है, मुझे इफ आई एम योर टीचर, सपोज दैट इफ आई एम योर टीचर, यू आर द स्टूडेंट ऑफ 3rd और 4th क्लास, तो आप नहीं सेलिब्रेट करें, सपोज आप सिख हो, आप क्रिश्चियन है, ठीक है, अब 25th December is coming, okay, 25th December is coming, but I will tell why we celebrate Christmas, और I will celebrate Christmas with every student, ठीक है। स्कूल में आपका अगर आप कहीं पे भी आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो आप ऐसे नहीं बोलते ओनली क्रिश्चियन स्टूडेंट विल सेलिब्रेट, नो, you will celebrate Christmas with each student whether he or she is Christian or not, ठीक है। अगर आप वो बच्चा क्रिश्चियन है या नहीं है, डजेंट मेक एनी सेंस, कोई मतलब नहीं है, आप क्रिश्चियन, आप इससे कोई डिफरेंस नहीं होता है, आप क्रिसमस सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, ओके। सो इसको टीचर को ये देखना है कि हमें किस चीज़ से कैसे, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा टैक्ट यूज करना है, ताकि हम हर बच्चे को एक जैसी प्लेटफॉर्म पे ला सकें, ठीक है। इसीलिए एक क्लास में एक सिलेबस होता है, हर क्लास का एक सिलेबस होता है, एक एनसीईआरटी जैसे आप कर दी गई सेट, तो आप कहीं भी पढ़ते हैं आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो ये क्या है, लेवल सबका सेम लाने के लिए है, ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बताया इंडिविजुअल डिफरेंस से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप उसको ध्यान ऐसे याद रखने के लिए, ध्यान देने के लिए ऐसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो अब हम जो 10th पॉइंट है आपका, ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, इसमें क्या होता है, अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये भी आपका एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स मटेरियल शुड बी टॉट फर्स्ट एंड देन कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ओके। तो इसका मीनिंग ये है कि सिंपल एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सिंपल और जो कॉन्क्रीट मीन्स होता है साधारण, ठीक है, नॉर्मल। तो जो सिंपल और जो साधारण ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल्स है, शुड बी टॉट फर्स्ट। सपोज दैट कि मैं आपको अगर कोई चीज स्टडी करा रही हूँ, तो पहले मैं ए फॉर, जैसे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो ए फॉर एप्पल बताएंगे, ए फॉर एवोकाडो नहीं, मीन्स कि उनका सिंपल से है ना, आप छोटे से, अभी आप एडिशन सिखाते बच्चों को, डायरेक्ट 4 डिजिट 5 डिजिट कैरी ऑन कैरी लेने के सिखाते नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं, 1 डिजिट, 1 + 2 1 2 हो गया, आपके पास एक टॉफी है, दीदी के पास एक है, तो कितनी हो गई, इस तरह की। पहले सिंपल चीजें बताते हैं हम उनको, और जब वो सीख जाते हैं देन कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग, फिर हम उनको डिफिकल्ट चीजें, डिफिकल्ट टॉपिक्स बताते हैं, और ऐसी चीजें बताते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आपने नाउन पढ़ा है, जैसे भाववाचक है ना, भाव, ऐसी चीजें बताते हैं जिसमें फीलिंग्स हो। मीन्स पहले हम आपको सिंपल चीज़ें बताएंगे, सपोज दैट हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम आपको सिंपल चीज़ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे ना, व्हाट इज नाउन, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स उनके सेट करेंगे, फिर उनके बाद क्वेश्चंस करते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करने लगते। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो पहले बच्चों को ईजी चीज़ें बताइए, ईजी टॉपिक्स बताइए, उसके बाद आप डिफिकल्ट पे जाइए, नो प्रॉब्लम, ओके। और ऐसी चीज़ें बताइए जो बच्चा खुद फील कर ले कि हाँ इसको ऐसे करना है। एग्जाम्पल 1 शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो इसका मीनिंग ये है कि आप किसी भी बच्चे को पढ़ाइए, टीच करिए, तो आप पहले उसे सिंपल बताइए, आप पहले बताइए एप्पल क्या होता है, मैंगो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
essential vocabulary and basic structure of language should be taught first. ओके, एसेंशियल वोकेबलरी, जैसे एसेंशियल आपको एक वोकेबलरी माने होता है हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम पहले बताएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट या बेसिक है। सपोज दैट अभी हमने आपको बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है तो पहले आप ABCD पढ़ाएंगे, है ना, डायरेक्ट उनको एप्पल बॉल ये सब नहीं पढ़ाएंगे। आप पहले पढ़ाएंगे ABCD करके आप Z तक जाएंगे, फिर उनसे आप बताएंगे A फॉर क्या होता है, फिर आप बताएंगे अच्छा उनकी स्पेलिंग्स सिखाएंगे। A फॉर एंट होता है, अच्छा एंट की स्पेलिंग क्या होती है। मीन्स आप सिंपल से जाएंगे, उनको पहले इंपॉर्टेंट बेसिक्स बताएंगे, फिर उसके बाद बेसिक बता, ताकि वो जब अपनी प्रोसीड करें स्टडी तो उनको बेसिक चीज़ों की नॉलेज हो। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ वोकैब, ये वोकैब को मैंने VOC लिख दिया है, इसका फुल फॉर्म वोकैबलरी है वोकैब, एंड स्ट्रक्चर शुड बी डिपेंड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको सिलेक्शन, अगर बच्चा आपका पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो आपको टॉपिक उसके अकॉर्डिंग लेना है। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, उसे कुछ भी नहीं आता, तो टीचर उसके अकॉर्डिंग टॉपिक को सिलेक्ट करता है। और स्पीड आपको ये देखना पड़ेगा, जो बच्चा है वो 2 क्लास में कवर अप कर लेता है चीज़ें, या उसको 1 वीक लगता है या 10 डेज लगता है, ये डिपेंड करता है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। उसकी क्या स्पीड है, क्या कितना उसका कैचिंग पावर है, यूजफुलनेस, टीचेबिलिटी एंड डिफिकल्टी लेवल। ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप टॉपिक बता रहे हैं वो इजी टॉपिक है या डिफिकल्ट है। सपोज दैट मैं ही आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी तो जो डिफिकल्ट टॉपिक होगा उस पर मुझे एक्सप्लेन करना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे आपको टीचर को डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी टीचिंग एबिलिटी कैसी है, आपका डिफिकल्टी लेवल कितना है टॉपिक का, और उसका इम्पोर्टेंस कितनी। जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी, है ना। कोई ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैं उसका इंट्रो दे के आपको छोड़ दूंगी कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन इट्स क्वांटिटी शुड बी इंक्रीज। वही बात है सेम, कि अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट डे आपने उसको समझाया, थोड़ा सा बताया, A फॉर बता दिए। जैसे आप अ से ज्ञा तक वर्णमाला, तो सबसे पहले आप स्वर बताएंगे ना, अ से आहा तक बच्चों को बताएंगे। जब बच्चे अ से आहा सीख जाएंगे फिर क से बताएंगे उनको, धीरे धीरे करके। पहले आप उनको थोड़ा बताइए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, जैसे मैंने पहले आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद क्लासेस का दिया, ठीक है। तो ये सब बहुत ईजी, देखिए ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, आपको समझना है बस इनके अंदर क्या है, आप सब कर लेंगे। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। और आप तो टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर का तो सबसे बड़ा काम है कि बच्चों के अंदर से डर निकालना, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर से डर निकालेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं फर्स्ट 2 लेटर वर्ड्स, देन 3 लेटर वर्ड, 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, फिर आ की मात्रा, ई की मात्रा, इस तरह से हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं 11th पॉइंट पर। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। अब इसके में अंतर्गत क्या आता है, लर्नर शुड बी मेड रेडी फॉर द फॉलोइंग मेथड्स। लर्नर प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, ठीक है। इसमें है कि मतलब प्रिंसिपल कैसे कैसे बच्चों को उनको सीखना है, रीड कैसे करना। रीड मीन्स कि उसको पढ़ना कैसे आना चाहिए, या उसको कैसे ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक है। तो को कैसे रेडी होना चाहिए, रेडी बाय द फॉलोइंग, कैसे कैसे आपको रेडी रखना है, रेडीनेस, ठीक है। ये रेडीनेस का रीडीनेस है, ये रीड वाला नहीं है, रेडीनेस। आपको कैसे बच्चों को उनको पूरा रेडी रखना है कि वो कैसे इन चीजों को सीखेंगे, बाय टेलिंग बाय स्टोरी। आप बच्चों को कोई भी आप बताना है, कुछ भी सुनाना है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं कि बच्चों को आपने क्या कर दिया, बच्चों को सुना दी कि स्टोरी, ठीक है। स्टोरी मेथड के थ्रू आप उनको लर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। आप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना के किसी चीज को, आपने स्टोरी है वो सुनाई, या स्टोरी नहीं है तो आपने उसको स्टोरी फॉर्म में बना दिया, स्टोरी फॉर्म में बना के आप उसको इंटरेस्टिंग, ताकि बच्चे उसको सुनने में इंटरेस्ट लें। क्या होता है ना, हिस्ट्री वगैरह जब बच्चों को पढ़ानी होती है तो उनकी एक स्टोरी टाइप में सॉरी बना दिया जाता है और उनको बच्चों को बताया जाता है, तो उनको पढ़ने में वो इंटरेस्ट आता है और उनके मेमोरी में भी फीड रहता है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग विजुअल और ऑडियो विजुअल डिवाइसेस।
नेक्स्ट क्या है कि अगर हम बच्चों को कोई चीज़ की पिक्चर दिखाते, कोई हमें टॉपिक पढ़ाना है, आप बच्चों को पिक्चर के थ्रू अगर वो जो है कंडक्ट करवाएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो उनके मेमोरी में और ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट डालता है, वो ज़्यादा ही उनके लिए लर्न करने के लिए, किसी के लिए, सबके ह्यूमन नेचर है कि अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं बार बार, तो वो देख के आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से लर्न होती है। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग गेम लाइक एक्सरसाइजेस। अगर आप किसी चीज़ को आप गेम के थ्रू आप उसको लर्न कराते हैं, तो वो भी एक बहुत ही इम्पैक्टफुल सिचुएशन होती है जहाँ पे बच्चा लर्न करता है, ठीक है, उससे सीखता है, लर्न करता है, माइंड में उसके स्टोर हो जाता है। तो ये सब उसके 3-4 ऐसे 3-4 मेथड हैं बाय विच यू कैन हेल्प अ स्टूडेंट टू लर्न द थिंग्स, टू ग्रास्प द थिंग्स, टू कैच द थिंग्स एंड टू फीड दैट टॉपिक इन देयर माइंड इजीली। ओके, स्टोरी बताइए, इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट करिए, बच्चों के लिए कुछ भी करिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो भी आजकल के प्ले स्कूल्स होते हैं उस पर टीचर्स को डिमांड होती है ऐसे क्रिएटिव टीचर्स की, जो कि बच्चों को ऐसे क्रिएटिविटी के थ्रू ही खेल खेल में उनको सिखा दे, पढ़ा दे। नेक्स्ट जो आपका 12th प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। ओके, प्रिंसिपल टू द एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, ये इसका क्या है? ये देखिए, ये आपका ऐसा है, ये ऐसा टॉपिक है जिससे मिनिमम क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बताया मैक्सिमम आते हैं, वैसे ही इससे मिनिमम क्वेश्चन आते हैं। बट आप एक पढ़ लीजिए, हो सकता है कि क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन क्या पता कि आ ही जाए, तो इसलिए आप उसकी तैयारी एक बार जरूर रखिए, अपने माइंड में जरूर रखिए। सो इसमें अंतर्गत क्या है, इसके अंदर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज यूजिंग ऑडियो और विजुअल डिवाइस। एक्सपोजर टू द लैंग्वेज मीन्स आपको लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी है। यू हैव टू लर्न लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट टेक्निक्स, स्टाइल्स यूजिंग ऑडियो और ऑडियो विजुअल। आप ऑडियो सुनिए या ऑडियो विजुअल सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज लर्न करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। फॉर्मिंग लैंग्वेज क्लब्स, ऐसे क्लब्स बनाइए, ऐसी फॉर्मेशन करिए जहाँ पे लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी हो कि लैंग्वेज सीखे, है ना, उसके लिए मतलब उनको इंटरेस्ट हो कि हाँ, क्रेव हो कि हाँ मुझे लैंग्वेज सीखनी। अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेज सीखनी तो आपके अंदर इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, डिस्प्लेइंग चार्ट्स। अगर आप चार्ट्स, सपोज दैट आपके क्लास में चार्ट्स लिखा है कि यू शुड नेवर लाई, ओके, यू शुड नेवर लाई, तो आप उसको बार बार देखेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि यू शुड नेवर लाई। आपने एक लैंग्वेज देखा, बार बार आप जितना चीज़ों को देखेंगे, जैसे मैंने बताया विजुअल और ऑडियो को बहुत इम्पैक्ट होता है, तो आप जितना देखेंगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दैट विल क्रिएट ए इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स। अगर आप पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके थ्रू भी लोग जो है उसको लर्न करते हैं, तो ये भी दिस इज द अनदर वे to expose to the language. All right, next, this will provide natural environment for the learning and language. ये आपको एक environment, अगर आप suppose that you are entering and going in a club where you should learn, you can learn about the different languages, so that will be very helpful. वो आपके लिए बहुत helpful होगा। आप ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ different लोग हैं और language में discussion करते हैं। Next, that will be your natural environment. Use of mother tongue should be minimized or avoided. Important thing, अगर आपको different language सीखनी है तो आपको अपनी mother language को कम करना पड़ेगा। If you want to learn English, then you should use as minimum as or as less as, जैसा जितना कम से कम आप हिंदी का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इंग्लिश का यूज़ करेंगे, सो आपकी वो बेटर डेवलपमेंट उसमें हो पाएगा। ओके, सो ये आपके 2 प्रिंसिपल्स हैं। आपके 3 प्रिंसिपल्स और बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट अब कवर करते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे उसको कैरी करते हैं। ठीक है, चलिए आप 13 पॉइंट देखते हैं क्या है। 13 पॉइंट कहता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। ठीक है, अब मैंने आपको बता दे डिफरेंट प्रिंसिपल हो गए। अब हम ये प्रिंसिपल है कि आपको लाइफ में प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, आपको अपनी लाइफ से कोरिलेशन कैसे करके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स देती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी डेली लाइफ से मैं आपको उसको अटैच करती हूँ। तो आप डेली लाइफ से अगर किसी चीज़ को अटैच करके उसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा ही
देर तक लर्न रहेगी, आपके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी। सो कोरिलेशन विद लाइफ, कस्टम, ट्रेडिशन एंड सोसाइटी। आप ऐसे अपने संस्कृति से, अपने कस्टम, सोसाइटी, अपने आसपास का जो समाज है उससे रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ एग्जाम्पल्स लेकर आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपके माइंड में ज़्यादा वो अच्छे तरीके से फीड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। इसमें क्या है, करेक्ट एंड एक्यूरेट वर्ड शुड बी यूज टू एक्सप्लेन द कंटेंट। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप कोई किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को, इफ़ यू आर एक्सप्लेनिंग एनी टॉपिक और एनीथिंग, देन यू शुड बी करेक्ट। ओके, आपको करेक्ट होना चाहिए ये एक्सप्लेन करने के लिए। जो भी आप कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको प्रॉपर वर्ड्स एंड प्रॉपर उसका मीनिंग यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, जैसे बहुत लोग इसको प्रोनाउंसिएशन भी बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए एंड स्ट्रक्चर, और जो उसका फॉर्मेशन होता है वो भी सही होना चाहिए। ऊपर नीचे उसके वर्ड्स आगे पीछे नहीं होने चाहिए जिसका कोई मीनिंग ना हो। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट। जो आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन भी करेक्ट होना चाहिए। मीन्स आप जो भी कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपका जो मेथड है, जो तरीका है, लाइक इफ अगर मैं आपको डांट रही हूँ और मैं हंस रही हूँ, यू आर वेरी नॉटी, डोंट डू दिस, सो ऐसे नहीं होगा, बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि आपका एक्सप्रेशन क्या। एंड इफ यू आर एंग्री, अगर आप गुस्सा हैं तो एंग्री वाला एक्सप्रेशन रखिए। इफ यू आर हैप्पी, हैप्पी में आप ऐसे मुंह लटका के आई एम हैप्पी, तो ऐसा नहीं होता ना। एक्सप्रेशन आपके होने चाहिए, जैसा वर्ड आप यूज कर रहे हैं वैसा ही आपको एक्सप्रेशन भी यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, स्टडी करनी है, कोई भी ऐसा टॉपिक है, तो आप ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुप एक्टिविटी, जैसे होता है कि डिस्कशन होता है, ठीक है, डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, तो डिबेट में ग्रुप एक्टिविटी है, तो ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये आपके 15 प्रिंसिपल हो गए जो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कराया। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले आप इसको एक्सप्लेन, इसको आप समझिए, इसको एक बार रीड करिए, एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसको जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। इसे नोट डाउन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को फुल वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तभी आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। तो अगर आपको लगता है इस आपके लिए मेहनत ये जो है वो वाकई में अच्छी है, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सही है, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी देखें, यूज़ कर सकें इसको। और बस मेरा मेथड है कि आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं पूरी तरह से लगी हुई हूँ। आपको बस मेरे लिए इतना ही करना है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपको जो भी वीडियोस मिल रही हैं उनका कंटेंट बनाइए, उनका कंटेंट देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, जितनी मर्जी हो आप उतनी बार देखिए, समझिए। कोई डिफिकल्टी होती है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, कोरोना से सेफ रखिए, बढ़िया मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि कोर्स की, सिलेबस की, आपको बस पढ़ना है जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।